नमस्कार। ग्लैन व्यू शो पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो भी राष्ट्र निर्माण से संबंधित ही है और राष्ट्र में अभी जो कुछ भी चल रहा है आप लोग थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते ही होंगे। तो ये विषय है डेमोग्राफी चेंज। किस तरीके से पूरे देश भर में डेमोग्राफी का ये बदलाव होता हुआ दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से भी जब अपना भाषण दिया था तब भी इस विषय को रेखांकित किया था। बिहार चुनाव में भी इसकी चर्चा हुई। तो हम लोग इसकी ही विस्तृत चर्चा करेंगे और इसमें एसआईआर के आने के बाद इस पे और ज़्यादा क्या इसकी व्यापकता हुई है उस पे हम लोग एक चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि अभी जो भारत की वर्तमान स्थिति है उसमें अवैध घुसपैठिए, चाहे वो रोहिंग्या हों, बांग्लादेशी हों, पाकिस्तानी हों, इन सब लोगों के बारे में आपने सुना ही होगा कि ये सब अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई के महीने में, उसके बाद जब ये जांच पड़ताल हुई तो सहारनपुर, मेरठ और ये उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों से लगभग लगभग 5,000 पाकिस्तानी पकड़े गए थे और वो काफ़ी समय से यहाँ रह रहे थे और कुछ लोग तो ऐसे निकले जिन्होंने यहाँ पे सरकारी नौकरी की हुई थी। एक महिला टीचर के बारे में भी आप लोगों ने ज़रूर न्यूज़ में क्लिप में देखा ही होगा। तो अब जो अभी हो रहा है, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जब सरकार थी पिछले 10 साल से मोदी सरकार, तो इस विषय पे क्यों चर्चा नहीं कर पा रही थी। लेकिन खैर देर से ही सही, अब इस विषय पे काम होना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले एक कारण समझते हैं कि ये काम होना शुरू क्यों हुआ। तो इसके पीछे रीज़न है इमिग्रेशन एंड फॉरेन एक्ट, जो ये सबसे पहले अप्रैल में लोकसभा से पास हुआ और पहली तारीख सितंबर की पहली तारीख से ये कानून के रूप में बन गया और इसे लागू कर दिया गया। अब लागू होते ही सबसे पहले उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी ने डिटेंशन सेंटर खोलने की बात कर दी हर जिले में और हर डीएम को एक चिट्ठी पहुंचा दी गई कि आपको हर जिले में एक डिटेंशन सेंटर खोलना है और उसमें जो ये भी अवैध घुसपैठियाँ हैं ये जब पकड़े जाएंगे तो उन्हें उसमें रखा जाएगा। अब ये कानून तो पहले भी रहा होगा, अभी इसमें क्या है तो वो मैं आपको बता दूं कि पहले के कानून में काफ़ी लचीलापन था। आपको तुरंत बेल मिल जाती थी, 1 महीने के अंदर आप छूट जाते थे और कुछ रकम आप जमा करा के वापस से आप देश में फिर या तो अपने वापस जहाँ जिस देश से आप आए थे वहाँ चले जाते थे या फिर देश में ही इतनी जनसंख्या में फिर कहीं ना कहीं स्थान बना लेते थे। पर अब की बार इसमें दूसरा चेंज है। अब आपको 7 साल की कड़ी सजा के साथ साथ सीधा 10 लाख रुपए का जुर्माना आपके ऊपर किया जाएगा। अब इस जुर्माने का प्रतिफल क्या होने लग गया है वो आपको बंगाल वाले केस में समझ में आ रहा होगा। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, इससे हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व त्रस्त है। आपने अभी देखा होगा यूरोप में कैसी बातें चल रही है, अमेरिका ने कैसे जो भारत से ये डंकी रूट से गए थे इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ जो वापस ये लोग रहना स्टार्ट कर दिए थे अमेरिका में गलत तरीके से अवैध मेक्सिको बॉर्डर से जाते हों या जो भी रूट है उनसे, तो उन्हें पकड़ के वापस डिपोर्ट किया गया इंडिया में। काफ़ी लोग आए भी, वो काफ़ी चर्चा का विषय रहा। तो इससे पूरा का पूरा विश्व त्रस्त है। अभी फ्रांस में भी वही चल रहा है, इटली में वही, अमेरिका में वही, यूरोप में ये तमाम तरह के ये देशों में चल रहा है। तो भारत ने भी अपना एक ये कानून बनाया है। इससे पहले सीएए जो था उसके बारे में हर कोई जानता है कि वो नागरिकता देने का था। तो जो भी लोग बाहर से आते थे उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशन सारे हैं, अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते थे तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाती थी। पर यहाँ केस अलग है बिल्कुल। ये बांग्लादेश से घुस के आते हैं, चाहे रोहिंग्या हों या बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए हों, ये आते हैं और देश के बराबर हिस्सों में फैल जाते हैं, तो पता नहीं लगता है। यहाँ मिक्स्ड कल्चर है। तो अब हमारा देश इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने लग गया, क्योंकि एक तो ये अवैध हैं, दूसरा अवैध गतिविधियों में शामिल होने लग गए। हर तरह के क्राइम में इनका संलिप्तता इनकी पाई गई है और जितने भी हीनस क्राइम हुए हैं उसमें इनकी संलिप्तता रहती ही रहती है। ड्रग्स कल्चर में जाएं आप या तस्करी में जाएं, शराब वाले केस में जाएं, तो इनकी संलिप्तता हर उस घटिया से घटिया चीज़ों में है ही है। अब सरकार ने इस पे थोड़ा सा अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अब आता हूँ कि ये बिहार में भी हुआ। बिहार चुनाव से पहले एसआईआर हुआ, तो एसआईआर में कोई घुसपैठिया नहीं निकाला गया। उसमें गड़बड़ी क्या हुई थी कि सितंबर में ये कानून बना और धीरे धीरे अभी अप्लाई हो ही रहा था, तब तक बिहार चुनाव अनाउंस हो गए। अक्टूबर और नवंबर में आपने देखा रिजल्ट ही आ गया। तो आचार संहिता लगने के बाद ये नहीं हुई, तो वहाँ ये देखा गया कि 69 लाख लोगों के नाम कटे। तो घुसपैठियों ने नाम तो अपने कटवा लिए क्योंकि उनके पास कागज़ नहीं थे, बट वो छोड़ के गए नहीं हैं अभी फिल वक्त तक। लेकिन अब धीरे से सरकार जब वहाँ दोबारा से बन गई है तो इस चीज़ों में भी आप देखेंगे कि इसमें वृद्धि आएगी, लोग पकड़े जाएंगे, डिटेंशन सेंटर में जाएंगे।
या फिर वो वापस डिपोर्ट कर दिए जाएंगे जिस देश से ही वो आए हैं। अब इसका एक स्वरूप बंगाल में देखने को मिल रहा है। अभी क्या हुआ है, जब से ये 10 लाख वाली बात आई है कि 10 लाख जुर्माना होगा और 7 साल की सज़ा भी होगी, तो बंगाल में जो एसआईआर चल रहा है उससे अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। लोग भाग के बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ एकत्रित हो रहे हैं और वहाँ से बांग्लादेश में वापस जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक बारी पकड़े गए तो फिर ये बहुत ही खतरनाक होने जा रहा है इस बारी। अब ममता दीदी का बहुत बड़ा वोट बैंक ये पहले से ही रहे तृणमूल कांग्रेस के, तो इस वजह से ये लोग इनका बहुत ज़्यादा ही विरोध कर रहे हैं। अब आज की घटना में ऐसा हुआ है कि बीएसएफ को देखते ही कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगा दी, कुछ लोगों ने, अच्छा बिहार ये बांग्लादेश और हमारे देश का बॉर्डर जो है असम के साइड से हो या बंगाल साइड से हो, त्रिपुरा साइड से हो, तो ये काफ़ी पोरस बॉर्डर है। कहीं पे फेंसिंग नहीं है, कहीं पे नदियाँ बह के आ रही है, तालाब हैं, कुछ इस प्रकार से है कि वो खुला टाइप से, और कुछ जगहों पे बार्ब्ड वायरिंग की हुई है। तो जहाँ ये खुले रास्ते देखते हैं वहाँ से आ जाते हैं। अच्छा, भाषा का कोई अंतर नहीं है, उस साइड भी बंगाली बोली जाती है, इधर भी बंगाली, तो भाषा में भी परिवर्तन नहीं है। हालांकि देखने सुनने से समझ में आ जाता है कि ये भारतीय हैं या बांग्लादेशी हैं। अब इस डेमोग्राफी पे देखिए इसके बदलाव का। बंगाल में इतने ज़्यादा अतिक्रमण हुए, इतने अवैध घुसपैठिया आए कि आज की डेट में वो वहाँ के सबसे बड़े वोटर के रूप में हैं। 7 करोड़ से 8 करोड़ के बीच में जनसंख्या है, उसमें इनका अब परसेंटेज लगभग 3 करोड़ के आसपास, 2.5-3 करोड़ के आसपास पहुंच रहा है। इसमें लगभग 1 करोड़ लोग अवैध हैं। 1 करोड़, मैं संख्या थोड़ा कम ही बता रहा हूँ आपको, अगर ये कायदे से चेक करा जाए तो ज़्यादा ही निकल के आएंगे। वहीं कुछ मतुआ समुदाय के लोग भी हैं जिनके नाम इस बारी एसआईआर में जुड़ने हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे व्यापक परिवर्तन होने जा रहा है बंगाल के आने वाले चुनाव में। जो नाम कट जाएंगे वो तो कट ही जाएंगे। अब वोटर, कुछ तो ऐसे वोटर हैं जो 3-3 बारी वोट डाल चुके हैं। ये अवैध घुसपैठिए, इनके पास सारे कार्ड हैं, राशन कार्ड, आधार, ये आपसे ज़्यादा भारतीय हैं। कागजों के मामले में अगर आप जाएं तो ये अपने आप को आपसे ज़्यादा भारतीय साबित कर देंगे। हर वो पेपर इनके पास है और सब फर्जी तरीके से बनाया गया है। कुछ गैंग सक्रिय थे जिन्होंने इसे एक तरीके से बसाया है, कुछ कॉलोनियाँ बसी हैं, लोग अलग अलग तरीक़ों से लाए गए, बसाए गए, और ये सिर्फ इनको कुछ करना नहीं होता था, वोट देना है और यहाँ अपना कमा खा रहे हैं। ये सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिलता था इन्हें, तो ये भाग के और भी एक आता था अपने साथ 6-7 और लेकर आता था। तो ये पूरा का पूरा एक नेक्सस बन चुका था, पूरा का पूरा एक धंधा बन चुका था। और इसमें 50,000 रुपये दे के आप आधार कार्ड बनवा लो, 4,000 रुपये दे के राशन कार्ड बनवा लो, तो लोगों ने इसको पूरा का पूरा बिजनेस बना के रखा हुआ था। अब मैं आपका ध्यान बताता हूँ एक डेमोग्राफी चेंज का असर क्या हुआ। असम में एक ज़िला है धुबरी, वहाँ देखिए जो लोकसभा चुनाव में इस बारी जीता है उसके जीत का मार्जिन 10 लाख है। 10 लाख वोट कहीं नहीं पड़ते हैं एक कैंडिडेट को, और उसके जीत का मार्जिन है वहाँ 75% से ऊपर जा चुका है। और असम सबसे ज़्यादा जूझने वाले दूसरे प्रदेश में आता है जो इस समस्या से जूझ रहा है। वो डेमोग्राफी में इतना चेंज आया है कि आप रिजल्ट में आपको परिलक्षित होता है। वैसे ही बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें भी यही हाल रहा है। असम का बता दिया मैंने आपको। एक चौंकाने वाला आंकड़ा और देता हूँ आपको, हमारे उत्तराखंड में हरिद्वार, वहाँ 33% ये हो चुके हैं डेमोग्राफी में ऐसे, जबकि हिंदुओं का सबसे विशिष्ट स्थान माना जाता है हरिद्वार। कहीं से कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन 33% तक डेमोग्राफी में ये अब अपनी दखल रखने लग गए हैं। तो अब आप आगे आने वाले समय में सोचिए, जिस तरीके से जितने तेज़ी से ये विकास हो रहा है, जल्द ही ये 50% पहुँचेंगे और फिर आप समझ ही रहे हैं कि आगे इनका क्या है। अब मैं आता हूँ, अभी जो बंगाल में जो अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, इसे बहुत तरीके से किया जा रहा है, फिर भी कुछ लूप होल्स हैं। अब बीएलओ को जो काम दिया जा रहा है उसे वो प्रमाणित करना है। 2003 से पहले अगर आपका नाम था तो ठीक है, उसके बाद अगर आप आए हो तो आपको साबित करना पड़ेगा, या आपके पिताजी का नाम हो, माताजी का नाम हो, या जो भी है खानदानी एक पूरा फैमिली ट्री आपको दिखानी पड़ेगी। अब बीएलओ ने एक बार सपोज कर लो उन्होंने किसी भी डर या भय से नाम नहीं काटा और आपका नाम कह दिया कि ठीक है आप हो यहाँ के रहवासी, तो आप ये कहाँ से साबित करोगे? उसके साथ आपके पेपर कहाँ हैं? जब आप अपने पिताजी के या पूर्वजों के, उनके कहाँ से साबित करोगे? तो वहाँ पे ये फंस जा रहे हैं उस मैटर पे। तो इस वजह से ये छोड़ के भाग रहे हैं। अब भागते भागते अभी तक तो 1000 के करीब डेली निकल के जा रहे हैं। संख्या कहाँ तक पहुँचती है पता नहीं। अगर आप कभी जाओगे मुर्शिदाबाद या मालदा की तरफ तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि कैसे इन्होंने एकदम डेमोग्राफी को बदल दिया और कैसा विकराल रूप, और गरीबी से पीड़ित हैं ही वो प्रदेश,
लेकिन जब आप देखोगे वहाँ तो आप सांस भी नहीं ले पाओ खुली हवा में, ऐसी हालत हो रखी है उन जिलों की। तो ये एक बड़ा असर डाला है। अब मैं आता हूँ, एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। अभी कलकत्ता में एक गुलशन सोसाइटी है, वहाँ क्या हुआ, वहाँ 1 लाख की जनसंख्या थी, सिर्फ 4,000 ओरिजिनल मतदाता मिले, 96,000 उसमें से अवैध थे। तो ये सब संख्या लोगों के मतलब इमेजिनेशन से भी बाहर की चीज़ है कि आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि 1 लाख में 4,000 ही मात्र जेन्युइन वोटर हैं, 96,000 लोग। तो इस बारी जो सरकार ने ये काम किया, हालांकि SIR देखिए और भी प्रदेशों में चल रहा है, वो अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है, राजस्थान है, हरियाणा है, और भी अलग अलग प्रदेशों में चल रहा है, तमाम तरह के 12 प्रदेशों में चल रहा है, केरला में हो रहा है, तमिलनाडु में। तो अब इन प्रदेशों में भी ये चीज़ें धीरे धीरे निकल के आने लग गई है। यूपी का आपको बता ही दिया, जब से योगी जी ने बताया है कि डिटेंशन सेंटर खुलेंगे, तब से यहाँ पे भी अफरा तफरी का माहौल है। जो नेपाल बॉर्डर के पास का इलाका था, उस बॉर्डर पे इतनी अवैध मस्जिदें, मज़ारें और मदरसे इतने ज़्यादा बन चुके थे, जबकि वो नो मैंस लैंड घोषित है, लेकिन अतिक्रमण की हालत को देखिए, इतने अवैध घुसपैठिए वहाँ आके अपना घर बना चुके थे, मदरसे उदरसे सब सब हो चुका था। पूरे GT रोड के किनारे किनारे ये धीरे धीरे बढ़ते चले आ रहे थे। तो इसको जब सरकार ने ऑब्जर्व करा है, तो काफ़ी बुलडोजर कार्रवाई वहाँ पे हुई है। और अभी स्थिति नियंत्रण में तो है, लेकिन अभी भी पूर्ण रूप से वो अभी भी खाली नहीं हुआ है। अभी और भी काम वहाँ होने बाकी है। अब आप देखिए कि ये धीरे धीरे फैलते कैसे हैं। बंगाल से ये जब इन्हें भागने की, तो कुछ तो बांग्लादेश भागे, कुछ लोग तमिलनाडु, केरला, जम्मू, दिल्ली, इन प्रदेशों में। अच्छा, दिल्ली से याद आया, आप सब ने दिल्ली चुनाव के समय ये ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे, अब तो खैर वहाँ बुलडोजर चल रहे हैं, दिल्ली में भी काफ़ी रोहिंग्या और ये लोग पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी न्यूज़ में भी आने शुरू हो चुके थे, तो यहाँ धरपकड़ चालू है। तो यहाँ से भी काफ़ी लोग निकाल के बाहर वापस से डिपोर्ट किए गए हैं। तो दिल्ली के चुनाव में कैसे ये अपना इम्पैक्ट डालते थे, ये आप सब ने देखा है कि केजरीवाल ने इनको आके बसाया और तरह तरह की सुविधाएं दी, ये सारी। अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सबसे पहला प्रदेश बना है जिसने हर ज़िले में डिटेंशन सेंटर की बात की है। अब आगे आने वाले चुनाव में यथासंभव ये कोशिश की जाएगी कि सही मतदाता ही वोट डाल पाएँ। अब डेमोग्राफी चेंज का असर क्या क्या हो रहा है। पूरे देश में संसाधन सीमित हैं। अगर आप अनाज उपजाते हैं तो उसका एक आंकड़ा होता है, और सरकार ये वापस से 80 करोड़ लोगों को वापस अनाज भी देती है। तो ये अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह बना के, अभी 6 लाख राशन कार्ड भी, 6 लाख से समथिंग ज़्यादा, मैं एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं दे पा रहा हूँ, पर इतने के आसपास अभी राशन कार्ड निरस्त किए गए थे। तो आप सोचिए ये कौन थे ये लोग, और कहाँ से बन गए इनके राशन कार्ड, इनका राशन कहाँ जा रहा था, कौन ले रहा था, कौन खा जा रहा था। तो ये सवाल हमेशा से ही उठते रहे हैं। अच्छा, आधार कार्ड आप सोचो, इतनी सिक्योर्ड व्यवस्था बनाई गई थी, उसका भी इन्होंने लूप होल निकाल लिया, उसका भी तोड़ निकाल लिया, और आज की डेट में हमसे ज़्यादा कागज़ उनके पास हैं, वो हमसे ज़्यादा भारतीय हैं। तो इन चीज़ों पे सरकार की नींद अब खुली है। खैर, जब भी आए, देर से आए, जब भी जगे तभी सवेरा है। अब मैं आता हूँ कि इसके असर में होगा क्या आगे। ममता दीदी की हालत आपने देख ली। जब सरकार में बदलाव होते हैं तो धीरे धीरे ये व्यवस्थाएं, ये ढांचा, ये पूरा नेक्सस ये टूटता है। इसके टूटने से आएगी देश में कमी, और धीरे धीरे जो ये आतंकी गतिविधि, आपने अभी देखा कि कैसे जामा मस्जिद पे विस्फोट हुआ, इसमें उन्हीं लोगों का रहता है, उन्हीं लोगों का है, ये माइंडसेट ही उनका यही है, उन्हें यही करना ही है अपनी ज़िंदगी में। तो अब देखिए एक और चीज़, ये कैसे रोड के किनारे ही बसते हैं। जब भी आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे तो इनका ट्रांसफ़र कैसे होता है। अगर 10-20 लोगों का एक जत्था निकलता है, वो धीरे धीरे निकलेगा, नेपाल बॉर्डर से यूपी में आया, यूपी से फिर वो नज़दीकी के ज़िले के उस मदरसे में ठहरेगा, 10 दिन वहाँ ठहरेगा, फिर वहाँ देख के फिर वो आगे अगले मदरसे में जो अगले 10-20 किलोमीटर पे है, फिर ऐसे धीरे धीरे, ताकि ये सरकार की नज़र से एक बारी जत्थे में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, और इन्हें जम्मू की तरफ शिफ्ट कर दिया जाता है। कुछ लोग तमिलनाडु, केरला और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में ये जाके फैल जाते हैं। अभी बिहार में तो चुनाव हो चुके हैं, उम्मीद है कि वहाँ भी थोड़ी सी कार्रवाई हो, डिटेंशन सेंटर जल्दी से जल्दी वहाँ भी निर्धारित किए जाएँ, बने, और इन अवैध लोगों को जल्दी से जल्दी देश में हटाया जाए। आखिर इस सीमित संसाधनों पे देशवासियों का ही हक है, वो लोग ही इसे कंज्यूम करें, नहीं तो ये बाहर के ये खाने वाले, इनका क्या है। अच्छा, एक एक पॉइंट आप खुद सोचना, बिहार इस पूरे देश में सबसे गरीब राज्य कहलाता है। आप सोचो कि ये उससे भी कितने ज़्यादा गरीब होंगे कि ये बिहार में आके घुसपैठ करके बैठ गए हैं।
एक तो पहले से वो राज्य गरीब है और उस गरीब राज्य में भी घुसने वाले इतने सारे लोग हैं, तो उनकी स्थिति को समझिए कि क्या है। वो यहाँ आते हैं, आप जितने भी आप ऑब्ज़र्व कर लेना, फल वाले, अंडे की रेहड़ी लगाने वाले और मीट काटने वाले, ये सब तरीके का काम ये बाहर वाले आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूँ, जब से ये भागना स्टार्ट करा है इन्होंने, तो भारत के जो मुसलमान हैं वो काफ़ी खुश दिख रहे हैं कुछ ज़िलों में, मैं पूरे उसकी बात नहीं कर रहा देश की, कुछ ज़िलों में। उसका कारण क्या है कि ये उनसे कम पैसों में काम करते थे, जो काम के पैसे वो 1000 रुपये मांगते थे, ये 600 में करने को तैयार हो जाते थे। तो लोग 600 वाले को दे देते थे, ठीक है। अच्छा, इन्हें काम क्या आता है, यही मिट्टी उठाना, ईंटें करना और ये सब तरह के काम जो छोटे मोटे लेबर वाले काम होते हैं उन कामों में। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान वहाँ की खुद की कम्युनिटी का ही कर रहे थे, तो वो लोग खुश दिख रहे हैं। असम में हालत ये हो गई है कि अब वहाँ के लोग स्वयं ये उठ के आने लग गए हैं कि नहीं नहीं, इनको भगाया जाए। पहले तो इन्होंने उनको बसाया था, अब अच्छा ये सब कुछ हुआ इतने सालों से, आज़ादी के 75 सालों तक, ये सब कानून की वजह से हुआ। अब जब कानून में बदलाव हुआ है, जब से इमिग्रेशन फॉरेन एक्ट लागू हुआ है, तब से थोड़ी सी अभी दिख रही है चिंता। मुझे अब भी ये लग रही है कि शायद इसमें भी गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि इसको 100% अच्छा कर देना मुझे तो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन फिर भी अगर ये 60%, 70% तक भी पहुंचता है तो ये बहुत काबिल तारीफ़ होगा कि सरकार ने जो कदम लिया उसका फल अच्छा मिला है। अब देखिए, बिहार में जो एसआईआर हुआ, वोटिंग परसेंटेज बढ़ गए। बढ़ने का रीज़न यही है कि पहले तो ठीक है, जो लोग गुजर चुके थे उनके नाम काट दिए, जो जिनके पास 2-2 वोटर कार्ड थे उनके नाम हटाए गए या एक जगह से निरस्त किया गया। घुसपैठियों ने अपने नाम नहीं डलवाए उसमें, तो इस वजह से जेन्युइन वोटर जो थे उन्होंने जाके वोट किया और उनका प्रतिशत आपको दिख रहा है। ऐसे ही बंगाल में भी ये प्रतिशत बढ़ेगा। बंगाल में तो पहले से ही 70% तक वोटिंग होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर 70% तक कैसे पहुंच जा रहा है। तो वहाँ का समझ में आता है कि ये अवैध वाले ज़्यादा वोट डालते हैं, जिनके नाम नहीं हैं उनके भी वोट डलवा दिए जाते थे। तो अब ये सब चीज़ें उम्मीद है कि नहीं चलेंगी। एसआईआर की प्रक्रिया को थोड़ा-सा मैं और कहता हूँ कि इसे और सख्त बनाया जाए, ताकि इससे जो फ़िल्टर होकर निकले वो बिल्कुल भी, जो भी निकले वो अवैध, उनको तुरंत डिपोर्ट किया जाए। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, इसको बंगाल में लोगों ने एनआरसी से जोड़ दिया, शायद उनके अंदर ये बात चली गई। अच्छा, एक और इसमें है कि जो ये नेक्सस है, कोई भी बंदा पकड़ा जाता है तो वो धीरे धीरे वो चेन, उसकी श्रृंखला पकड़ी जाती है। तो जो ये नेता मंत्री जो इन्हें ला के बसाते थे, उनके गर्दन पे ये फांसी समझ में आ रही है कि अगर इसने एक बारी नाम ले लिया या पूरे इस गठजोड़ का भंडाफोड़ हो गया तो उनके साथ भी वही चीज़ें होंगी। तो इस वजह से नेताओं ने भी कहा है कि जल्दी भागो यहाँ से, जिसे उन्होंने बसाया था उसे ये धीरे धीरे हटा रहे हैं कि पता नहीं कब ये नाम ले ले। तो ये एक विषय हमने चुना था कि डेमोग्राफी बदलाव का क्या असर पड़ता है हमारे देश पे, और कैसे कैसे कुछ एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया कि कैसे डेमोग्राफी में बदलाव आने के बाद आपके हकों को कैसे छीन लिया जाता है दूसरे अवैध लोगों के द्वारा। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चलिए, फिर कल मुलाकात होगी एक नई चर्चा पे। तब तक के लिए नमस्कार।